राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर बात करें आज के इस पॉडकास्ट की, हालांकि हम लोग मोस्टली संडे को ही आते हैं, लेकिन आज जो है कुछ सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। और उसका मेन रीजन है भारत नहीं, लेकिन भारत का बिल्कुल नेक्स्ट पड़ोसी बांग्लादेश। तो वहां पर एक तरीके से तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मिलिट्री ने अल्टीमेटम दिया कि आप 45 मिनट्स में या तो देश छोड़कर चले जाइए या फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने जो है बांग्लादेश छोड़ दिया। इस समय जो है वो भारत में है और लंदन से जो है उनकी बातचीत चल रही है यूके गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको वहां पर एक पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। तो ये है अभी के हालात। मेरे साथ मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बहुत ही नमस्ते। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन। अगर मैं पॉलिटिकल सरगर्मियों की बात करूं भारत में, तो इसके रिपरकशंस हमें नजर आ ही रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बयान दिया और जिस तरीके से जो बांग्लादेश का दूतावास था दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कोलकाता में जो बांग्लादेशी लोग थे उन्होंने एक विक्ट्री मार्च निकाला। तो काफी, क्योंकि तो ये नहीं कह सकते कि जो पॉलिटिकल चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं उसका भारत में पता नहीं चलता है, भारत में भी पता चलता है। तो पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो अब वहां पे कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नहीं है। और अब एक तरीके से वहां पे हार्डलाइनर्स या फिर कट्टरपंथी जो है, उनका एक बार फिर से जो है एक उनकी एक पैठ बन चुकी है। आर्मी ने बोला है कि वो एक सरकार बनाएगी। तो वही जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, कुछ कुछ सेम वैसे ही हालात बांग्लादेश के भी हो चले हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो कट्टरपंथी लोग थे, जो शेख हसीना जानी जाती है कि वो कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है काफी सख्त रवैया रखती थी, लेकिन अब उनके चले जाने से अब उनको एक तरीके से पूरी खुली छूट मिल गई है। तो वहां मेरा पहला ये जो एक आपसे सवाल रहेगा कि अब वहां पर जो हिंदू लोग रहते हैं, पहले भी बहुत सारी खबरें आती थी कि भाई हिंदुओं के ऊपर खूब एट्रोसिटीज होती हैं, वहां पर उनके ऊपर जानलेवा हमले भी होते हैं। लेकिन अब वहां पर कोई चेक और बैलेंस नहीं है। वहां पर अब हिंदुओं की क्या हालत होने वाली है? आकाश, देखिए, जहां तक हिंदुओं का प्रश्न है, तो हिंदूज के ऊपर हमेशा से ही हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि आज से नहीं, 1946 से ही बंगाल के समाज में हिंदुओं पर मुस्लिम जो कट्टरपंथी, मैं तो खुलकर बोलूंगा कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी रहे, उनके हमले होते रहे। आपने सुना होगा कि जब बंटवारा नहीं होना था और पाकिस्तान की अभिमान चल रही थी, तो डायरेक्ट एक्शन डे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था, उसका सबसे बुरा प्रभाव उस कलकत्ता में देखने को मिला था, जो कि हिंदू बहुल्य शहर है। और फिर भी वहां के उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था चीफ मिनिस्टर्स को, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे शहीद सोहरावर्दी। उन्होंने पुलिस को छुट्टी दे दी थी और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ग्रेट कैलकाटा मैसेकर को अंजाम दिया था। और जबकि वो आदमी जिसका नाम था शहीद सोहरावर्दी, काफी पढ़े लिखे परिवार से था, खुद भी काफी पढ़ा लिखा और वेस्टर्नाइज्ड इंसान था, लेकिन उससे भी उस दौर में ये रहा नहीं गया। और जो पॉलिटिकल मतभेद टॉप लीडरशिप में चल रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ा। 5,000 से ज्यादा हिंदुओं की लाशें बिछा दी गई थी कलकत्ता शहर में। और उसके बाद आजादी आते आते नोआखाली, चिटगांव और ये सिलहट के सभी इलाकों में जिस तरह की हिंसा फैली, उसमें भारी तादाद में हिंदू मारे गए जी। तो हिंदुओं पर देखिए, वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनका ध्यान होता है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर कब्जा करें और उनका कन्वर्जन कराएं। तो ये ट्रेंड जो है वो लगभग 1940s के दशक से ही हम देख रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, तो जिन बंगाली नेताओं ने पाकिस्तान बनाने में सहयोग किया था, उन्हीं बंगाली नेताओं को आगे चल करके अब खुद उस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, जिसमें कि उनको सप्रेस किया गया पंजाबी मुसलमानों के द्वारा। जो पंजाबी मुसलमान थे, उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे, उन्होंने बांग्ला स्पीकिंग मुसलमानों को सप्रेस करना शुरू किया। उनके पॉलिटिकल राइट्स देने उन्होंने बंद कर दिए, मैंने उनको वो पॉलिटिकल
दर्जा हासिल नहीं था, जबकि बांग्लादेश आज जो है, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, उसकी आबादी ज्यादा थी, वहां ज्यादा मुसलमान रहते थे, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो अहमियत मिलती थी वो सत्ता में जो कंट्रोल होता था, वो कंट्रोल होता था इनका जो पंजाबी मुसलमान हुआ करते थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के। तो इनके अंदर एक नेशनल अपने जो बंगाली संस्कृति के प्रति एक जो इनका लगाव था, उसको लेकर के एक रुझान पैदा हुआ और इन्होंने विरोध करना शुरू किया। शेख मुजीब रहमान जो शेख हसीना के पिताजी थे, तो उन्होंने शेख मुजीब रहमान ने वहां पर आवामी लीग बना करके इलेक्शन लड़ा 70s के शुरुआत में, और उस इलेक्शन में उनकी पार्टी को बहुमत आया। बहुमत आने के बाद भी उनको अरेस्ट करके और फांसी की सजा का ऐलान हो गया शेख मुजीब रहमान के लिए। वो तो इंडिया ने इंटरफेयर किया उसमें। तो उस समय क्या हुआ कि फिर उसके बाद मुक्ति वाहिनी सेना बनी, और उस सेना में भारी तादाद में हिंदू और मुसलमानों, बांग्ला स्पीकिंग मुसलमानों ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला करके, और पाकिस्तानी जो आर्मी थी जिसकी एट्रोसिटीज चल रही थी, क्योंकि उस समय का विश्व के सबसे बड़े मैसेकर्स में से एक मैसेकर बांग्लादेश में हुआ है। लेकिन मृत्युंजय, ये तो हम बहुत हिस्ट्री में चले गए, लेकिन मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने बोला कि हिंदुओं पर एट्रोसिटीज होती रही हैं, खासकर बांग्लादेश के साइड में और बंगाल के साइड में, जिस तरीके से हमने बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन अब क्या हालात होने वाले हैं वहां पर? क्योंकि देखिए वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वहां पर जो है जो भी हार्डलाइनर्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो वहां पर लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस जो है सामने आ रहे हैं। तो अब वहां पर जो है अब यहाँ पर जो वो सवाल जो है सीएए का, जो मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसके अगेंस्ट में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए भारत में, कि भाई आपने जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आप लेकर आए, उसके अंदर आपने जो है मुस्लिम लोगों को जो है क्यों नहीं वहां पर एक क्लॉज रखा कि मुसलमान लोग जो है, जो मुस्लिम आबादी है, अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो आ सकती है। लेकिन सरकार ने बोला कि वहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, तो जैसे कि अगर हम इस समय बांग्लादेश की बात करें तो हिंदू हो गए, चाहे वहां पर पारसी हो गए, चाहे सिख हो गए, तो ये जो माइनॉरिटीज हैं, जो वहां के देश के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज हैं, अब उनका वहां पर क्या होने वाला है? क्या सीएए जिस तरीके से सरकार, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के खत्म होते होते जो है वो वहां पर सीएए लेकर आ गए थे, लागू कर दिया गया था सीएए, चुपचाप चाहे हुआ, इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं किया सरकार ने, लेकिन उसको लागू जरूर कर दिया है। तो अब यहां पर कितना मददगार होगा ये सीएए जो है, जो वहां पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में इस समय? देखिए, जो लोग वहां से आ रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आप उनको रोक नहीं सकते। भारी तादाद में वो लोग आते हैं। 4000 किलोमीटर की पूरी सीमा है, और इस सीमा पर चेक कायम कर पाना, मतलब एक तरह से कंट्रोल कर पाना लोगों के आवागमन में, ये मुमकिन नहीं है। तो देखिए, जितने परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो वहां से नहीं आएंगे, उससे ज्यादा भारी तादाद में पहले भी आते रहे, और आज भी। अब तो वहां के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि जो लोग आना चाहते हैं हम उनको वेलकम करेंगे। तो देखिए, उसमें भी भारी तादाद में वही घुसपैठिए ही आएंगे जो कि वहां पर परसिक्यूट कर रहे लोगों को, उन्हीं लोगों का आना होगा, और ये धीरे धीरे आकर के भारत के दूसरे हिस्सों में फैल जाएंगे। तो सरकार को सीएए लागू करने से ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को ज्यादा मजबूत करे, और सीए का लागू करने का जहां तक सवाल है, तो आप पहले इस बात को काउंट तो कर पाएंगे कि कितने लोग परसिक्यूटेड आए हैं और कितने लोग परसिक्यूशन करने वाले आए हैं आपके देश में, क्योंकि हमेशा से उनकी तादाद ज्यादा रही है। और इनका होता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा खतरा होता है कि डेमोग्राफी चेंज कर दें। भारत के किस धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों की डेमोग्राफी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वो बदली जा रही है, और इसके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में और पाकिस्तान में सक्रिय रूप से इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली ये सोशल पॉलिटिकल ये सारे संगठन हैं,
और जमाते इस्लामी आईएसआई के इशारे पर काम करता है। जी साथ ही साथ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसके पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एशिया में, देखिए इस समय चाइना का बहुत तेजी से उभार हुआ एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया उभर रहा था। बांग्लादेश की आबादी भी बहुत ज्यादा है, और तकरीबन उनकी आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो एक तीसरा अगर कंट्री इकोनॉमिकली बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि बांग्लादेश इकोनॉमिक पैरामीटर पर बहुत अच्छा कर रहा था जी पिछले कुछ समय से, जब से शेख हसीना है, तो वो पश्चिमी ताकतें नहीं चाहती कि वो इस तरह से काम करें, और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए शेख हसीना ने बहुत ही सजग रूप से काम किया था और उनके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको बार बार बताया जा रहा है भारत पे मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा कि ये छात्रों की जीत है या छात्रों का ये आंदोलन है, छात्रों का जी आंदोलन नहीं बिल्कुल। है, ये छात्र आंदोलन तो कट्टरपंथी। मेरे ख्याल से देखिए मृत्युंजय, वो तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका था छात्र आंदोलन की, जहां तक बात है। जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई 30% या 50% के अराउंड जो है सरकारी नौकरियों में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी जिनके परिवार के लोग जो है 1971 की जो इंडिपेंडेंस वॉर थी या लिबरेशन वॉर उन्हें हम कह सकते हैं कि उसके पार्टिसिपेट करते थे, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन करके उन्होंने उसको कम भी कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ये एक आउट एंड आउट जो है एक पॉलिटिकल एक बात प्रोटेस्ट था। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, वो भी कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। रिजर्वेशन कभी भी किसी देश में अगर दिया जाता है तो समाज का कोई तबका इसका हकदार होता है, उसके लिए वो जरूरी होता है दिया जाना। वहां जी माइनॉरिटीज को और फ्रीडम फाइटर्स के जो परिवार थे जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अपना लहू दिया था, उन्होंने अपना रक्त और मांस दिया था, उन लोगों के लिए 20 लाख लोगों की हत्या की गई थी, तब जाकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं और उसके खिलाफ वहां पर छात्रों के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जी किस तरह के छात्र हैं? तो देखिए, बांग्लादेश में शुरू से कुछ ऐसी ताकतें रही हैं जो कुछ मांग कर जो कुछ तो उसको अपना नेशनल मूवमेंट मानती है 71 के वॉर को, और उस वहां पर जो आजादी मिली उसको आजादी मानती हैं। लेकिन जमाते इस्लामी का भी प्रभाव बहुत ज्यादा है, और उनका ये मानना है कि उनके लिए शर्म की बात है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। जी और अब ये ताकतें शेख हसीना के इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अब वो ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं, और उन्होंने ही ये ट्रिगर किया था इस आंदोलन को 1 जुलाई को, और तब से लेकर के अब तक लगभग 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। और अब बताइए, सेना कह रही है कि हम उसमें जांच करेंगे, जबकि सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि शेख हसीना अभी इसी साल के शुरुआत में काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत करके आई हैं। जी उन्होंने 400 में से 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके और वो सत्ता में आई, तो उनको वोट देने वाले लोग कौन थे? देखिए, शेख हसीना आज भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जिस जनता ने, सिविलाइज जनता ने, जो समाज का बड़ा तबका होता है, जिन्होंने चुनकर उनको सत्ता में बिठाया 5वीं बार, 4 बार लगातार, और 3 बार, 1 बार पहले वो जीत चुकी थी चुनाव 96 में। तो जो बार-बार सत्ता बिठाती है, वो हिंसा में वो इन्वॉल्व नहीं है, जी बल्कि समाज का एक छोटा-सा तबका जो बहुत ज्यादा हिंसक है, उसी ने पूरा टेरर फैला रखा है, और उसको विदेशी ताकतों से सह मिल रहा है। खास तौर पे इसमें माना जा रहा है कि अमेरिका, कनाडा, क्योंकि बहुत सारे 71 के ऐसे लोग जिन्होंने बूचर की तरह बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को मारा था, वो कनाडा में शरण लिए हुए हैं, और शेख हसीना कह रही हैं कि उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए, और बहुतों को फांसी दी गई है जो जमाते इस्लामी से जुड़े रहे हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को कामयाबी मिली, और इन लोगों ने छात्र आंदोलन के नाम पर, देखिए कहीं पर भी कट्टरपंथ को अगर बढ़ावा मिलता है तो उसको वो लिपटा होता है एक अलग किस्म के मुलम्मे में, यानी एक ऊपर एक शुगर कोटिंग होती है जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी की, और भीतर में जहर होता है कट्टरपंथ का। वो तो हमें तो आज देखने यही को मिली क्या मृत्युंजय, वो हमें आज देखने को मिली क्या, जिस तरीके से हमने देखे जो विजुअल्स पूरे दिन आ रहे थे, किस तरीके से वहां की संसद में लोग घुस गए और वहां पर सीटों पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो तो साफ साफ नजर आ गया कि ये लोग जो है ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स तो नहीं है, ये कुछ और ही जो है वहां पर जो है बिहाइंड द सीन्स चल रहा था, और वो एक तरीके से खुलकर जो है वो लोगों के सामने अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अब मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि जब तक शेख हसीना थी तब तक भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे बांग्लादेश के साथ, लेकिन अब भारत के रिलेशनशिप आपको क्या लगता है कैसे होने वाले बांग्लादेश के साथ? आने वाले कुछ महीने जो है बहुत क्रूशल होने वाले हैं
भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के लिए? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में भारत सरकार भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रही है कि वो कोई कमेंट करे और अपना ओपिनियनेट हो जल्दी से कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत क्या करने जा रहा है। भारत सरकार का कदम यही है कि अभी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं हालात पर। तो क्या होगा भारत के तरफ से, ये अब भारत का अगला रुख क्या होगा ये हम अभी बिल्कुल कह नहीं सकते। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो दो संभावनाएं हैं। एक, कि हालात नॉर्मल हो अगर सेना सही तरीके से काम करे, लेकिन बांग्लादेश की सेना पर भी आप यकीन नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि उसे सत्ता का स्वाद लग चुका है, सत्ता का खून उसके मुंह लग चुका है। जब शेख मुजीब रहमान को सत्ता से हटाया गया था, फिर जियाउर रहमान को मार करके सत्ता से हटाया गया था, तो वहां पर सत्ता का खूनी खेल चलता रहा है, आर्मी उसमें इन्वॉल्व रही है। और शेख हसीना जब से आई है तब से उन्होंने डेमोक्रेसी लागू करने की कोशिश की, समाज को कट्टरपंथ से बाहर निकालने की कोशिश की और वहां पर अराजकता को भी नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की थी और काफी कामयाब रही थी। यही कामयाबी कट्टरपंथियों की नजर में बहुत ज्यादा वो खटक रहा था और इसी का ये नतीजा है कि जुलाई में जो आंदोलन शुरू हुआ और उसका इस्लामाइजेशन, देखिए वो मुस्लिम बहुल देश जो है वहां पर 90% मुसलमान रहते हैं और 10% बाकी लोग हैं, लेकिन उनमें भी सभी कट्टरपंथी पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब वहां की संस्कृति में इस्लामिक कट्टरपंथ को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अभी भी बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एक देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जरूर है, लेकिन वो सेकुलर कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनली। अब देखिए वहां पर जो आर्मी है उसका रुख क्या होता है कि शांति कायम करके और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कराता है या फ्रेश इलेक्शन कराता है, या फिर आर्मी में जैसे अभी वकार उज्जमा जो वहां के आर्मी चीफ हैं वो खुद सत्ता संभालते हैं, जैसे कि जियाउर रहमान ने संभाला या फिर ये हुसैन मोहम्मद इरशाद ने संभाला। तो इन लोगों ने काफी वर्षों तक सेना से ये लोग आए थे और इन्होंने सत्ता संभाली थी। अब हो सकता है इस तरह की महत्वाकांक्षा आर्मी के अंदर हो, जिसकी भरपूर संभावना है। तो हालात वहां सुधरने वाले नहीं हैं और भारत को और ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ और कट्टरपंथ का सामना करना पड़ेगा और अपने पूर्वी सीमा पर। और इसके लिए भारत को सतर्क होना चाहिए। 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से और कई राज्य सरकारों ने तो अपनी सीमा को जैसे सील कर दिया है और कर्फ्यू लागू कर दिया है। जैसे लेकिन मेरे ख्याल से बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो शायद इस थ्रेड को एक गोल्डन चांस की तरह देख रही हैं और उनको लगता है कि शायद वहां से जो है और भी जो बांग्लादेशी जो है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई वो उन्होंने तो खुला निमंत्रण दे दिया है और उन्होंने खुला इनवाइट दे दिया है लोगों को कि भाई आप आइए यहाँ पर, हम आपको स्वागत करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल है। अब भारत की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां पर आप पाकिस्तान से जूझ रहे थे, बहुत हद तक जो है कश्मीर में कंट्रोल कर लिया था आतंकवाद को, तो अब फिर जम्मू में आतंकवाद शुरू हो गया था और अब वहां पर वही बांग्लादेश की साइड से भी जो है एक तरीके से वहां पर भी एक हार्डलाइन जो है मैं बोलूंगा सरकार जो है वहां पर रुख लेने वाली है और वहां से भी हो सकता है कि जिस तरीके से आपने बोला कि भाई वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत तार जुड़े हुए हैं आईएसआई के साथ, सो वहां से भी क्या टू प्रोंग जो है भारत के ऊपर हमला किया जा सकता है, प्रॉक्सी वॉर की जा सकती है, ये भी देखना होगा। एक लाइन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि इन दिनों पिछले कुछ दशकों से नेपाल और बांग्लादेश एक डोरवे बन चुके हैं, एक द्वार या दरवाजा बन चुका है भारत में इस्लामीकरण का, यानी इस्लामाइजेशन को बढ़ावा देने का, क्योंकि इन्हीं दो रास्तों से भारी तादाद में घुसपैठिए भारत आते हैं और भारत में आकर के ये खो जाते हैं और खोने के बाद ये भारत के अलग अलग हिस्सों में बस्तियां बना करके, जैसे अभी आपने सुना होगा झारखंड में वहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जहां 35% आदिवासी थे अब उनकी तादाद घट के 22% हो गई है कुछ इलाकों में या बहुत सारे इलाकों में। तो देखिए भारत के लिए अब ये बहुत हाई समय है कि वो पश्चिम बंगाल के का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां से कि बांग्लादेशी लोग भीतर घुसते हैं, उसके लिए या तो वो बना सकती है एक यूनियन टेरिटरी बनाए या एक अलग राज्य का गठन किया जाए और ममता बनर्जी की राजनीतिक जो पॉलिसी है उसको भी कंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो क्योंकि वो कट्टरपंथ के सहारे ही आज भारत के एक ताकतवर नेता के तौर पे सत्ता में है एक राज्य में और केंद्र को सीधे चुनौती दे रही हैं
और अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वो किसी हद तक गिरने को तैयार हैं कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के मामले में। जी बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन डेफिनेटली अभी ये जो है शुरुआत है। बांग्लादेश में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ है और अब वहां पर कैसे हालात होने वाले हैं, इस पर हम लोग नजर जरूर रखेंगे और आगे आने वाले कई एपिसोड्स पे हम इसमें बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आकाश।